Hello students, I hope you're doing well and welcome back to another video of Dave Classes. Today we have covered the most important topic and the most important part of this lesson, which is living things in our ecosystems, last part, law of limiting factor, etc. Let's get started. इस बार हम शुरू करने वाले हैं न्यूट्रलिज्म से। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो मैं ये बात आपको बता रहा हूँ, पुराने सब्सक्राइबर्स ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग आवर एनवायरनमेंट ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है, जिसको आप देख सकते हैं। लिविंग थिंग्स इन द इकोसिस्टम हमारा अभी चल रहा है, जो कि ये लास्ट पार्ट होने वाला है उस चैप्टर का। उसके बाद हम शुरू करने वाले हैं हाउ द इकोसिस्टम वर्क्स। क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा उस चैप्टर में, है ना, क्योंकि बहुत अच्छा चैप्टर है। आई रेफर टू दिस बुक विच इज़ टेक्स्ट टू ICSE एनवायरमेंटल साइंस बाय मनासा संपत हेडगे, जो कि ओसवाल की है। ठीक है, तो ये चैनल पे पूरा ICSE का एनवायरमेंटल स्टडीज़ कवर होने वाला है फॉर 9th एंड ग्रेड 10th। तो आपको सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ही होगा इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं न्यूट्रलिज्म से। अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर आए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि पिछले 2 वीडियोस देख लीजिए, जो कि इसी चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 है। उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रलिज्म। तो भैया न्यूट्रलिज्म होता क्या है, चलिए जानते हैं। Neutralism describes the relationship between two species which do interact but do not affect each other. न्यूट्रलिज्म क्या है कि ये एक टाइप का रिलेशनशिप है जिसमें दो स्पीशीज इंटरेक्ट करती है, बट वो एक दूसरे को कुछ अफेक्ट नहीं करती, मतलब कुछ हार्म वगैरह नहीं करती, अफेक्ट नहीं होता उससे दोनों को कुछ भी। इट डिस्क्राइब interactions where the fitness of one species has absolutely no effect whatsoever on that of other. मतलब ये एक ऐसी टाइप की रिलेशनशिप है जिसमें कुछ भी हो जाए, व्हाट्स एवर हैपन्स, ये एक दूसरे को एब्सोल्युटली कुछ अफेक्ट नहीं करेंगे, इनका एक दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलिज्म। अभी हम बढ़ेंगे कमेंसालिज्म पे। रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज व्हेन वन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स एंड अदर वन इज नीदर हेल्प नॉर हार्म्ड। An example of this occurs between sharks and a type of fish called remora. Remoras attach themselves to the sharks and feed on the scraps from the shark's meal. They also use the sharks as transportation. Similarly, birds build nests in trees. The trees are not hurt and they provide a habitat for birds. इस रिलेशनशिप में क्या होता है कमेंसालिज्म में, एक एक कोई भी जो होता है ऑर्गेनिज्म, उसको बेनिफिट होता है और दूसरे को ना ही हार्म होता है ना ही फ़ायदा होता है। क्या बोला मैंने? एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को ना ही हार्म होता है ना ही फ़ायदा होता है। उन्होंने हमें 2 एग्जांपल्स दिए हैं। कौन से 2 एग्जांपल हैं? एक तो ये देखो, ये डरावना सा शार्क है, उसका एक एग्जांपल दिया है कि एक फ़िश है रेमोरा करके, जो कि शार्क की बॉडी के ऊपर रहती है, और ये शार्क जब शिकार करता है, हंट करता है, तो भी उसका जो बचा हुआ होता है शिकार का, वो खा लेती है। सिमिलर वे में जब नेस्ट बनाते हैं पक्षी ट्रीज के ऊपर, तो वो ट्री को हार्म तो नहीं कर रहे भाई, किसी भी प्रकार से ट्री को कुछ हो रहा है क्या? ट्री कट हो रहे हैं क्या? ब्रांचेस कट हो रहे हैं क्या? नहीं, वो अपना अपना मस्त नेस्ट बना रहे, उधर रह रहे, ट्री भी खुश, वो भी खुश। इट इज़ कॉल्ड कमेंसालिज्म। वेरी ब्यूटीफुल एंड सिंपल रिलेशनशिप टू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम आएंगे अमेंसालिज्म पे। Amensalism between two species involves one impeding or restricting the success of the other without being affected positively or negatively by the presence of the other. It is a type of symbiosis. Usually, this occurs when one organism excludes a chemical compound as a part of its normal metabolism that is detrimental to the another organism. The bread mold penicillium is a common example of this. Penicillium secrete penicillin, a chemical that kills bacteria. तो ये वाला जो अमेंसालिज्म रिलेशनशिप है उसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक रिलेशनशिप में 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो सपोज अगर ये सक्सीड कर रहा है तो ये इसको जलन होती है, तो ये क्या करता है, इसको सक्सीड नहीं होने देता है। हमें एग्जाम्पल क्या दिया है, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पाओगे। द ब्रेड मोल्ड क्या है? द ब्रेड मोल्ड पेनिसिलियम, ये एक कॉमन टाइप का, आप बायोलॉजी में पढ़ रहे होंगे अभी, ब्रेड मोल्ड का आपको है ये कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में। पेनिसिलियम नोटाटम,
जिसको बोलते हैं कॉमन वर्ड्स में। तो ये सिक्रीट करता है पेनिसिलिन, जो कि बैक्टीरिया को मारता है। ये खुद एक बैक्टीरिया है, ये अदर बैक्टीरिया को मारता है इसके सिक्रीशन से। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड अमेंसालिज्म। बच्चों, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बेटर समझ में आए, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ। मैं फास्ट भी जा सकता हूँ आपके स्कूल के टीचर जैसे, बट वो फ़ायदे का नहीं होगा, ना आपके लिए ना मेरे लिए, बिकॉज दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं स्लो हूँ बहुत, तो आप 1.5x पे वीडियो की स्पीड रख सकते हैं। ऊपर 3 डॉट्स होते हैं राइट हैंड कॉर्नर पे ऊपर, वहाँ पे आप जाके स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं वीडियो की आपके अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम आएंगे सिनर्जिज्म पे। It is a similar relationship like that of mutualism. Synergism is broadly defined as the combined effects of two or more organisms to produce a greater result than each would achieve individually. One of the best examples of synergism is sea anemone and a clownfish. The clownfish are always seen swimming between or the tentacles of sea anemone. This protective shield is not a physical shield. The predators of the clownfish stay away from the clownfish because the sea anemone will sting them if they come closer. Similarly, for the sea anemone, clownfish scare away the butterfly which eat sea anemones. तो ये सिमिलर रिलेशनशिप है म्यूचुअलिज्म के। अगर आपने म्यूचुअलिज्म आपको नहीं पता है तो मैंने ये लास्ट वीडियो में कवर किया है, आप इसको देख सकते हैं। लास्ट वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है म्यूचुअलिज्म, जो कि बहुत सिंपल है और मैंने बहुत इजी टर्म्स में, जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करा उसी टर्म्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो आप वो ज़रूर देखना, उसका देखने के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा। देन वी कम टू लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में 100% आता है अगर आप यूनिट टेस्ट 1 है, और इसमें भी आ सकता है बिगर यूनिट टेस्ट में। तो क्या है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? मतलब मेरे को पता नहीं, बट जानने का है। लेट्स स्टडी क्या है। मतलब मुझे पता है, आपके लिए मैं इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ। मुझे ये, मैंने पूरी बुक स्टडी की है, मैंने 10th की भी पूरी बुक स्टडी की है, 11th 12th की भी मैंने पूरी बुक स्टडी की है एनवायरमेंटल साइंस की। आई एम एनवायरमेंटल साइंस पास आउट। तो इन 1928, क्या कौन सा साल था? 1928, कार्ल स्प्रेंजेल पुट फोर्थ a theory which stated that growth is not dictated by the resources, but the scarcest resource influences growth. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अपने अंदर, देखो, और इजी भी है समझने के लिए। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, इस लाइन को। क्या बोला उन्होंने, कार्ल स्पेंसर ने, कि ग्रोथ इज़ नॉट डिक्टेटेड बाय द रिसोर्सेज। ग्रोथ जितने हम रिसोर्स देंगे उससे डिक्टेट नहीं होती, उससे नहीं बढ़ती, बट स्कारसेस्ट द रिसोर्स इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ। स्कारसेस्ट रिसोर्स मतलब क्या? हम जितना कम रिसोर्स देंगे, जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ाएंगे, इसको कंपटीशन फैक्टर भी बोलते हैं, कुछ एग्जाम्स में आता है, स्टेट द कंपटीशन फैक्टर ऐसे करके आता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्रोथ इज़ नॉट डिक्टेटेड बाय द रिसोर्सेज बट द स्कैर्सेस्ट रिसोर्स इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ। मतलब जितने हम रिसोर्सेज कम करेंगे उतना उतना अच्छा उस स्पीशीज़ का ग्रोथ होगा। अभी इसके लिए हम क्या एग्जांपल लेंगे? चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि ये यहाँ पे 2 ट्रीज़ है, दिस ट्री, और यहाँ पे भी एक ट्री है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको सनलाइट चाहिए। तो अगर ये ट्री इधर सन है, ठीक है, ये सन है अपना मस्त बढ़िया सा हंस रहा हुआ, ठीक है, तो इसको सनलाइट चाहिए। बट अगर ये ट्री ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, इसकी ब्रांचेस इधर तक आ रही है ऐसी, तो यहाँ से सनलाइट ब्लॉक कर रहा है, तो क्या होगा? इन रिटर्न ये ट्री बढ़ जाएगा, ये ट्री बड़ा होगा, सो इसको भी सनलाइट मिलेगी, और फिर उसी कंपटीशन में अभी इधर जाएगा, तो इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। बड़े हुए ना ट्री, अपने को अपना मेन टारगेट क्या था? ट्रीज अच्छे से बड़े होने चाहिए, तो ये हुए ना, फिर इनको सनलाइट चाहिए दोनों को, दोनों ट्रीज बड़े हुए, उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। अभी ये जो है ना, ये टेक्स्ट बुक में आपको बहुत थ्योरी दिया है कि लीबिंग ने ऐसा देखा, फिर वो इम्प्रोवाइज हुआ डिफरेंट। मैंने आपको एकदम शॉर्ट और स्वीट टर्म्स में एकदम मस्त बता दिया आपको, जो आपके दिमाग से अभी, देखो ये टेक्स्ट बुक को जब आप रटोगे ना, ये रटा हुआ आपको ज़्यादा देर ध्यान में ही रहेगा, ज़्यादा देर याद नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन तक याद रहेगा। बट मैंने अभी जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट करा के दिया, आपको ये करीब करीब 1 साल तक याद रहेगा, क्योंकि मैंने विजुअली आपको कॉन्सेप्ट दिखाया है समझा के।
एंड आई बेट आपके स्कूल टीचर ऐसे सिखाते नहीं होंगे जैसा मैं सिखा रहा हूँ. नेक्स्ट हम आएंगे टाइप्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स पे. टाइप्स ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स क्या है, आपको सिर्फ इनकी जो मेन हेडलाइंस है ना वही आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आप क्या आएगा एग्जाम में आपको आएगा कि ये लॉ स्टेट करो, उसके बाद इसके फैक्टर्स बताओ 2-3. तो आपको पूरा ये एक्सप्लेन नहीं करने का है. 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखो. 3 मार्क का क्वेश्चन आता है, डिफाइन द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स एंड स्टेट 2 फैक्टर्स. तो आपको क्या आएगा, ये लॉ आएगा पहली बात. ओके. दूसरी बात, आपको 2 फैक्टर्स तो पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं करना होता है. आईसीएससी में बहुत प्रिसाइज और बहुत क्रिस्प आंसर चाहिए होते हैं काउंसिल को. ऐसा पूरा एक इसके बाद बहुत ऐसे उनको रंगोली नहीं पसंद, उनको बोल्ड और क्लियर पॉइंट्स पसंद होते हैं आईसीएससी वालों को बोर्ड के एग्ज़ाम में. तो और मैं आपको इस चैनल पे बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ. आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर 9th के फाइनल एग्ज़ाम, मैं 10th के फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ आपको. बिकॉज ट्रस्ट मी, ये सेम कंटेंट आपको 10th में भी है. इसका 50% कंटेंट आपको 10th में आने वाला है. आप 10th की टेक्स्ट बुक जाके देख लो. अगर आपने अभी ध्यान दिया, अच्छे से किया, तो आपको 10th बहुत ईजी जाएगा. आपको एवीएस आपको है क्या है इतना ईजी, मैं डेव क्लासेस से पढ़ता हूँ. चलिए, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स, आपको सिर्फ ये हेडिंग डालना है और ये ध्यान में रखना है, डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर्स. फिर भी हम एक बार इसको पढ़ लेंगे. Density dependent factors are those factors whose effect on population is determined by the total size of the population. Predation and disease, as well as the resource availability, are all examples of density dependent factors. As an example, disease is likely to spread quicker through a large, denser population, impacting the number of individuals within the population more than it would in a smaller, more widely dispersed population. नेक्स्ट है डेंसिटी इंडिपेंडेंट. देखो कितना सिंपल है, डेंसिटी डिपेंडेंट, डेंसिटी इंडिपेंडेंट, बस इतना ही. तो ये आप अभी पढ़ लो, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग कंप्लेंट करोगे कि इतनी लंबी वीडियो बनाते हो, एक चैप्टर पे 3-3 वीडियोस बनाते हो, क्या कर रहे हो सर. तो हम इसको आपके लिए पढ़ने का पार्ट रख देंगे. हम अभी डायरेक्टली आएंगे एवोल्यूशन पर. तो क्या है एवोल्यूशन, हमें जानना है ना. हम क्यूरियस माइंडेड लोग हैं, क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए. चलिए जानते हैं क्या है एवोल्यूशन. Evolution is the process of change in all forms of life over generations. The theory of evolution is based on the idea that all species are related and gradually change over time. तो इसका ना ये सिर्फ इतना ही है, ट्रस्ट मी, सिर्फ इतना ही है जो डेफिनेशन है. बाकी का ये पूरा पार्ट है चार्ल्स डार्विन वगैरह, ये कुछ नहीं आने वाला, आपको कुछ भी नहीं आने वाला. सिर्फ इतना है इधर तक बस एवोल्यूशन में. अभी हम आएंगे को एवोल्यूशन. और ट्रस्ट में, मैं ऐसे फेंक नहीं रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. आप इस पर देखना, भले आप इसको करके जाओ, बट देखना ये पेपर में 100% नहीं आएगा. आई एम टेलिंग यू. को एवोल्यूशन, when two species or groups of species have evolved alongside each other where one adapts to change in another, such a type of evolution is called coevolution. For example, when planktons modify their composition and structure, the fish which feeds on those planktons also evolve. It can lead to very specialized relationships ships between species, such as those between pollinator and plant and between parasite and the host. It may also foster the evolution of new living species in cases where individuals, populations of interacting species separate themselves from the greater meta populations for long periods of time. Co-evolution is likely to happen when different species have close ecological interactions with one another. These ecological relationships include predator prey and parasite host. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है. ये आएगा LEARN, हैशटैग दे दो, हैशटैग दे दो. इट्स इम्पॉर्टेंट. आपको ये 100% आ सकता है, 100% आएगा नहीं, आ सकता है. आई एम जस्ट सेइंग कि आ सकता है. ये आएगा नहीं आएगा आपके टीचर की मर्जी के ऊपर है. कॉम्पिटिटिव स्पीशीज और म्यूचुअलिस्टिक स्पीशीज. अभी हम बढ़ेंगे एक्सटिंक्शन पर. द मास एक्सटिंक्शंस रिड्यूस डाइवर्सिटी बाय किलिंग ऑफ स्पीशीज, specific linguists, and with them any descendant species they might have given rise to. But mass extinction can also play a creative role in evolution, stimulating the occupy growth of other branches.
The sudden disappearance of plants and animals that occupy a specific habitat creates new opportunities for surviving species. Over many generations of natural selection, these ancestries and their descendant ancestors may evolve with special characters and adaptations to suit the new resources. In this way, mass extinction can level the evolutionary playing field for a brief time, allowing lineages that were formerly minor players to diversify and become more prevalent. By removing so many species from their ecosystems in a short period of time, the mass extinctions reduce the competition for resources and leave behind many vacant niches which surviving lineages can evolve into. We can thus say that ecosystems act as resource producers and processors. Our planet has been given with different types of ecosystem in the different geographical areas. The species have modified over generations to gain suitable adaptations and still undergoing evolution. And here we come to an end of this chapter. आपको अभी तक इस चैनल के बारे में पता नहीं होगा तो मैं फिर से बोल देता हूँ, जो बच्चे नए हैं, फॉर द एंड पार्ट, ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है. इस पर हम टॉप क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज. सिर्फ आपको आपका इंटरनेट रिचार्ज करना है और यूट्यूब होना चाहिए आपके मोबाइल, लैपटॉप या किसी भी डिवाइस में, और आपको ये वीडियो देखना है. बस आपकी ICSE की क्लास 9th के फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन उसी में डन हो जाएगी. आई एम टेलिंग यू दिस. ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और ये वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आए एक्सप्लेनेशन तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.